गुड इवनिंग, वेलकम टू द डे 8 ऑफ पीएसटेट प्रेपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है। सीडीपी का ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक है। और फर्स्ट जो टॉपिक था सीडीपी का वो हमने किया था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का कॉन्सेप्ट हमने किया था एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, और उसका सीखने की प्रक्रिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हमने स्टडी किया था। ठीक है। और सेकंड जो हमने चैप्टर किया था कल, वो फर्स्ट चैप्टर से के ही बेस को लेके फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट की ही कॉन्टिन्यूटी में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट किए, विकास के सिद्धांत किए। और वो सिद्धांत मैंने आपको कहा था कि वो सिद्धांत सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट की, जो विकास के गुण थे, हमने स्टडी किए फर्स्ट चैप्टर में, वही सेकेंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स बन के आए हैं। ओके। अब हमने थर्ड चैप्टर जो करना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास पर आनुवांशिकता का और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने आज डिटेल में पढ़ना है। वैसे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए अननोन नहीं है, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दीज टू फैक्टर्स। चाहे हमने इंग्लिश पैडागोजी के सेशन लिए हैं, चाहे हमने सीडीपी के सेशन लिए हैं, दोनों के दौरान हमने इन दोनों फैक्टर्स की बात की है कि चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो, चाहे वो सीखने की प्रक्रिया हो, दोनों के दौरान हमें ये जो दो फैक्टर हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो आज हम इन फैक्टर्स को डिटेल में करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 सेशन में कवर करूँगी। हेरिडिटी का जो टॉपिक है उसको रादर उसके लॉज तक, है ना, लॉज तक मैं अलग से करूँगी, और उसके प्रिंसिपल्स और जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उसको हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं हेरिडिटी के साथ, आनुवंशिकता के साथ। व्हाट इज हेरिडिटी? अच्छा, हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। गुणों का ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। आनुवंशिकता कहते हैं गुणों के स्थानांतरण को। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, आइदर पेरेंट्स टू द चाइल्ड या फिर अनसेस्टर्स टू द चाइल्ड। लेकिन अनसेस्टर से भी अगर बच्चे तक जाना है तो थ्रू पेरेंट ही जाना है। दिस इज हेरिडिटी और आनुवंशिकता। उसके बाद में, जैसे पिछले सेशंस में ना, मैंने आपको 2 सेशंस में निमोनिक्स के साथ कुछ चीज़ें लर्न करने की हैबिट डाली थी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम निमोनिक्स का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि निमोनिक्स उसके साथ रिलेट कर सकते हो जो वर्ड्स आपके लिए फेमिलियर हैं ना, जिनको आपने सुना हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम याद करवाने जा रही हूँ, तो इसलिए जिसको हमने सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो ना, उनको हम लेटर्स के साथ को रिलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक पैटर्न बताऊंगी आपको मैंने, कैसे इसको लर्न करना है। इसमें क्या है, हेरिडिटी की हमने डेफिनेशन दे दी, लेकिन हेरिडिटी को साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में अलग अलग तरीके से बोला है। ठीक है। उन्होंने जो अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है हेरिडिटी की, 3 साइकोलॉजिस्ट की स्टेटमेंट हमने लर्न करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रादर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी की स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी स्टेटमेंट है, ये किसकी स्टेटमेंट है, ये किसकी स्टेटमेंट है। ओके जी। तो उसके लिए हमें 3 नाम याद करने हैं। पहला नाम याद करना है हमने जेम्स ड्रेवर का।
दूसरा नाम याद करना है हमने पीटरसन का, और तीसरा नाम याद करना है हमने डगल्स और हॉलैंड का। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, गुणों का स्थानांतरण माँ बाप से बच्चे तक, माँ बाप जब पूर्वज से बच्चे तक, माँ बाप जब पूर्वज से बच्चे तक, इन तीनों को हमने इन तीनों में डिवाइड कर देना है। पेरेंट्स से जब बच्चे तक ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की बात आती है तो ये जेम्स ड्रेवर कहते हैं। तो जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। ठीक, पहली स्टेटमेंट जेम्स ड्रेवर ने दी कि ट्रांसफर होना है कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चे तक, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। उन्होंने हेरिडिटी की डेफिनेशन, आनुवंशिकता की डेफिनेशन ये दी। पीटरसन ने कहा कि पूर्वजों से गुणों का स्थानांतरण बच्चों तक हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एंसेस्टर्स टू द चाइल्ड थ्रू पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये पीटरसन ने बोला। और ये जो दो थे डगल्स एंड हॉलैंड, इसके साथ रिलेट कर लो क्योंकि दो थे तो इन्होंने दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन कर लिया कि आइदर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड और फ्रॉम एंसेस्टर टू द चाइल्ड थ्रू पेरेंट्स। माँ बाप से बच्चे तक कैरेक्टर का ट्रांसफर, गुणों का स्थानांतरण, पूर्वजों से माँ बाप के थ्रू बच्चे तक गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये तीन डेफिनेशन, तीन स्टेटमेंट्स, तीन साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से हेरिडिटी की दी। एक चीज को ही एक्सप्लेन किया लेकिन डिफरेंट तरीके से। पहले ने कहा कि पेरेंट्स से बच्चे तक ट्रांसफर को, कैरेक्टर के ट्रांसफर को हेरिडिटी कहते हैं। दूसरे ने कहा कि पूर्वजों से गुणों का ट्रांसफर बच्चे तक, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और तीसरे ने कहा कि पूर्वजों और पेरेंट्स से बच्चे तक गुणों का ट्रांसफर जो है उसको हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है जी, तीन साइकोलॉजिस्ट, तीन स्टेटमेंट। अब हमने दो साइकोलॉजिस्ट और लर्न करने हैं। पहला हमने लर्न करना है नाम वुड्सवर्थ का, वुड्सवर्थ, और दूसरा तो इन्हीं से ले लेना है, हॉलैंड। वुडवर्थ ने कहा, अच्छा ये डेफिनेशन पहलों ने दी थी हेरिडिटी की। अब जो गुणों का ट्रांसफर जो है वो तो हेरिडिटी हो गई, आनुवंशिकता हो गई, पर जो गुण ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से या पूर्वजों से बच्चे तक, उन गुणों को क्या कहते हैं? उन गुणों को आनुवंशिक गुण कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, सारे गुण नहीं हम पेरेंट्स से लेते, बच्चा अपने सारे गुण पेरेंट्स से नहीं लेता, पर जो गुण पेरेंट्स से आते हैं, जो गुण वो पूर्वजों से लेता है, उन गुणों को आनुवंशिक गुण या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। इनकी स्टेटमेंट दो साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से दी। वुडवर्थ ने कहा कि जन्म से पहले, जब गर्भ के दौरान जो भी बच्चा कैरेक्टर्स एक्वायर करेगा, जन्म से पहले जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण वो एक्वायर करेगा, उन गुणों को आनुवंशिक गुण कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये वुडवर्थ ने बोला। और हॉलैंड ने क्या बोला था? हॉलैंड ने बोला था कि पूर्वजों और मदर्स, पेरेंट्स से कैरेक्टर की ट्रांसफर को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने वही डेफिनेशन अपनी आनुवंशिक गुणों में दे दी कि पेरेंट्स से या पूर्वजों से जो गुण बच्चा लेता है, उन गुणों को आनुवंशिक गुण कहते हैं, उन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इन तीनों ने डेफिनेशन किसकी दी थी? हेरिडिटी की। और इन दोनों ने डेफिनेशन किसकी दी? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की, आनुवंशिक गुणों की। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद हमने तीन और फिर साइकोलॉजिस्ट नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना है एनी एनाल्स्टे, सेकंड नाम याद रखना है हमने इनमें से ही मैकडगल्स,
और थर्ड नाम याद रखना है हमने गाल्टन का। एक बार फिर सुनो, हेरिडिटी क्या होती है? गुणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू चाइल्ड, फ्रॉम एंसेस्टर टू चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो इनको तीन हिस्सों में बांट दिया तीन साइकोलॉजिस्ट ने। जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं करेक्टर्स की ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू बच्चा चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू द जेम्स ड्रेवर। और उसके अकॉर्डिंग, पीटरसन के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एंसेस्टर टू चाइल्ड, दैट इज हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू पीटरसन। और डगल्स और हॉलैंड जो थे, उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स टू द चाइल्ड इज कॉल्ड द हेरिडिटी। उसके बाद में आ जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स का, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की डेफिनेशन स्टेटमेंट जो थी दोनों ने दी अलग अलग तरीके से। वुडवर्थ ने कहा कि जो गुण हम कंसीव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा लेता है, जब जन्म से पहले जो उसके पास होते हैं ना, ऑलरेडी जन्म जब होता है उसका जो गुण वो ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, वो गुण अनुवांशिक गुण हैं, उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन इन्होंने, हॉलैंड ने कहा कि वो सारे गुण जो पेरेंट्स से, एंसेस्टर से हम लेते हैं, उन सारे गुणों को हम अनुवांशिक गुण या इनहेरिटेड कैरेक्टर बोल देते हैं। क्लियर हो गया जी? अब ये हेरिडिटी की और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की, अनुवांशिकता की और अनुवांशिक गुणों की बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो हेरिडिटी है, ये जो अनुवांशिकता है, ये डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करती है, विकास को कैसे इफेक्ट करती है। इसके बारे में तीन जनों ने बोला। एनी एनाल्स्टे ने बोला था सारे विकास के बारे में। उन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है ना, इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट थ्रू आउट योर लाइफ। बच्चे की पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर एंड तक, डेथ तक, उसके जो डेवलपमेंट होती है, उस पे सारा का सारा रोल हेरिडिटी का होता है। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर हमने पेरेंट्स से, सपोज मैंने ही अपने पेरेंट्स से हाइट के, टॉलनेस के जो जीन्स हैं एक्वायर किए हुए हैं, है ना, ये वाला कैरेक्टर मैंने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ है, तो मेरे को जितना मर्जी, जैसा मर्जी एनवायरनमेंट मिलता, मेरा ये वाला कैरेक्टर जो है, ये हर हालत में मेरे पास डेवलप होना था ना, हर हालत में, क्योंकि मेरे को हेरिडिटी में वो वाला ट्रेट मिला हुआ है। तो हेरिडिटी कहता है कि डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करती है और थ्रू आउट लाइफ इफेक्ट करती है, और सिर्फ हेरिडिटी ही इफेक्ट करती है, ये एनी एनाल्स्टे ने बोला। अब कौन सी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, ये नहीं उन्होंने स्पेसिफिकली बोला। ये स्पेसिफिकली बोला मैकडोगल्स ने बोला कि अगर किसी बच्चे के पास इंस्टिंक्ट है, उसके पास समूहवादी का, ग्रिगेरियस नेस्ट का, वो जो ग्रिगेरियस नेस्ट मतलब ग्रुप में रहने का, उसके पास अगर उसकी मूल प्रवृत्ति है ग्रुप में रहने की, तो उस बच्चे में सोशल डेवलपमेंट इफेक्टेड होगी, वैसी ही होगी, मतलब उसकी डेवलपमेंट वैसी ही होगी, क्योंकि वो शुरू से ही समूहवादी है, शुरू से ही उसको ग्रुप में रहना के इंस्टिंक्ट मिले हुए हैं, जीन्स मिले हुए हैं। तो अगर हेरिडिटी में समूहवादी के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट होगी ही होगी, ये मैकडोगल्स ने कहा। और इन्होंने, गाल्टन ने बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, स्टेटमेंट दी थी डेवलपमेंट के बारे में, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि इफ अ पर्सन गेन्स द ट्रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मेंटल एबिलिटी का ट्रेट अगर उसके पास है, तो वो उसकी मेंटल डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा मीडिया, क्योंकि बड़ा डेवलप हो गया ना, तो मीडिया में कोई अगर सपोज रिक्शा चलाने वाले का, ऑटो ड्राइवर का, या किसी सब्जी वाले का अगर बच्चा डीसी बन गया या जज बन गया, है ना, आईएएस ऑफिसर बन गया वो, तो उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर उसने कवर किया है, क्लियर किया है, तो हम कहते हैं कि देखो भाई वो बच्चा तो सब्जी वाले का।
अब सब्जी वाले का मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास मेंटल डेवलपमेंट के ट्रेट नहीं है, जहाँ वो अपने बच्चे को वो वाले करेक्टर मेंटल एबिलिटी वाले मेंटल डेवलपमेंट उसमें हुई ही नहीं हुई। ये तो सिर्फ ये है कि उसमें जीन्स तो होंगे, वो हेरिडिटी करेक्टर तो होगा उसमें इंटेलिजेंस का, लेकिन उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिला उसको एक्सप्रेस करने का। तो अब उसके बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल गया है, इसलिए वो वाले जो ट्रेट हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ट्रेट उसने अपने फादर से या पेरेंट्स से ही लिए हैं, लेकिन वो ट्रेट्स जो थे वो डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। डेवलपमेंट तभी हो सकेगी बच्चे की अगर उसके पास वो मेंटल एबिलिटी वाले ट्रेट्स हैं ना, ऑलरेडी हैं। तो ये गॉल्टन ने कहा। ये तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा मेंटली डेवलप नहीं है, मतलब उसके पास कॉग्निटिव नॉट डेवलपमेंट, उसके पास मेंटल एबिलिटी के जीन्स नहीं है, इंटेलिजेंस के जीन्स नहीं है, तो आप जितना मर्जी एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर दो। एक बच्चा जो पढ़ने में बिल्कुल मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी है ही नहीं, उसका कैलिबर है ही नहीं, उसको चाहे आप ICSE बोर्ड में डालो, आप बड़े अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल में डालो, उसको सिंगल टीचर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जैसा मर्जी, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा फिर आप उसको इतना एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हो, इतना पैसा पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, तो वो बच्चा हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर देगा। अगर ऐसा हो फिर तो पैसे वालों के ही बच्चे पढ़े, है ना। तो इन गाल्टन ने बोला कि मेंटल एबिलिटी अगर के ट्रेट अगर किसी बच्चे ने हेरिडिटी से एक्वायर किए हैं तो वो डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इन तीनों ने किसके बारे में बोला, हेरिडिटी का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट को वो कैसे इफेक्ट करता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो इन्होंने हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी के कैरेक्टर्स के बारे में, आनुवांशिक गुणों के बारे में, और हेरिडिटी का आनुवांशिकता का विकास पे क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन से विकास पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उनके स्टेटमेंट जो थी इन्होंने दे दी है। अब उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है मेन वो स्टार्ट होता है। ये तो सिर्फ डेफिनेशंस थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हेरिडिटी का, हेरिडिटी के लॉज का, उन लॉज के बारे में रादर हम बात करेंगे। पर लॉज के बारे में बात करने के लिए एक्सक्यूज मी, लॉज के बारे में बात करने से पहले हमने एक नाम सुना होगा आपने, नहीं आपने तो नहीं सुना होगा, साइंस स्टूडेंट्स ने ये नाम जरूर सुना होगा, बड़े फेमिलियर हैं हम साइंस स्टूडेंट्स, जॉर्ज मेंडल के साथ। चलो उनकी भी बात करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। गुण, मैंने अपनी मदर से या फादर से अपनी हाइट का गुण लिया हुआ है ना, किसी बच्चे ने कम्प्लेक्शन का कोई ट्रेट लिया हुआ है, किसी के आइस का कलर अपने पेरेंट्स के साथ मिलता है, वो वाला करेक्टर उन्होंने वहाँ से लिया हुआ है। कोई सा भी करेक्टर अगर हमने अपने पेरेंट्स से लिया है तो कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो इन करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वो हमने समझना है। एक दीवार कैसे बनती है, ईंटों से। तो बेसिक यूनिट एक दीवार का ईंटें हैं, ईंटें नहीं है तो दीवार नहीं बनेगी। ईंटों को जिस भी शेप में ऑर्गेनाइज कर दो तो वो दीवार की शेप वैसी ही हो जाएगी। तो बेसिक यूनिट दीवार का जैसे ईंट है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज हुआ है इनमें चीजें, है ना। तो बेसिक यूनिट हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका को जिस जैसे हम अरेंज करते हैं तो ये ग्रुप्स में अरेंज होके उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज को हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे ऑर्गन, हमारे अंग बनते हैं, दिल बन गया, फेफड़े बन गए, किडनीज बन गई ना, अंग बन गए। तो वो अंग जो हैं कोलैबोरेट करते हैं जब इकट्ठे होते हैं, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स ये इकट्ठी होगी तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया,
किडनीज और वो यूरिनरी पाइप्स जो हैं या ब्लैडर जो है वो अगर इकट्ठा हो गया तो वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, है ना। तो वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ओके, तो बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अब इस सेल के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे बच्चों के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं या जो हमने अपने पेरेंट्स से ली होगी, जिससे हमारे कैरेक्टर उनके साथ मिलते हैं। तो हम अब बेसिकली सेल्स के अंदर वो चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो ढूंढने लगे हैं। ये है सपोज हमारा सेल, हमारी कोशिका। हमारी कोशिका के अंदर एक ये यहाँ पे तो एक लिक्विड सा प्रेजेंट होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है समझने की, ये समझने की जरूरत है। ये जो है ना एक पार्ट, इसको बोलते हैं केंद्रक। सेंटर में है, केंद्र में है तो केंद्रक बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कोशिका का, हमारे सेल का। इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही लिक्विड तो है ही, द्रव तो है, पर इसके अंदर धागे जैसी कुछ रचनाएं हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। अब थ्रेड को, धागे को हम बोलते हैं सोम्स, सूत्र, ठीक। और ये वैसे तो हमें अगर हम देखना चाहें माइक्रोस्कोप के, सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू, तो सेल ही नहीं दिखते। तो सेल के अंदर, सेल ही एक इतना छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर केंद्रक है, वो भी छोटा, उसके अंदर धागे सारी संरचनाएं हैं, वो कितनी छोटी होंगी वो तो दिखती ही नहीं है। तो हम इसको स्टेन से कलर्ड करते हैं, कलर्ड अटेन करके ये कलर्ड थ्रेड के जैसे दिखते हैं ना हमें, इसलिए हमने इनका नाम बता दिया क्रोमोसोम्स। और हिंदी पंजाबी में हम इनको गुणसूत्र बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे धागे हैं जो हमारे गुणों को कैरी करते हैं, हमारे ट्रेड्स को कैरी करते हैं। दैट इज वाई इनको क्या बोल देते हैं हम? गुणसूत्र, ठीक। तो अब इन गुण सूत्रों को स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये गुण सूत्र मदर से, फादर से बच्चे तक जाएंगे, इसलिए गुण जो है वो पेरेंट्स से बच्चे तक जाते हैं। अब ये गुण सूत्र है क्या? हमारे पास, हर बंदे के पास, हर सेल के अंदर, ये याद रखना, हर बंदे में, हर सेल के अंदर, मेरे पास अगर मिलियन बिलियन जितने भी सेल हैं, उन सारे सेलों का सेम स्ट्रक्चर है। वो सारे ही सेल जो हैं उनके अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के हैं, गुणसूत्रों के हैं, जिनमें से 22 जोड़े एक जैसे हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं उनको, और एक जोड़ा हमारा डिसाइड करता है कि वेदर वी विल बी अ गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो आपकी सिलेबस की बात नहीं है, तो उसको हम साइड पे रख दें। 23 जोड़े हैं, 22 जोड़े एक तरह के, एक जोड़ा अलग, ठीक। ये जो 22 जोड़े हैं या जो 23वां बी है, उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, मोतियों जैसे स्ट्रक्चर हैं हमें देखने में, जैसे जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स, और वो जीन्स पेरेंट्स से बच्चे तक जाते हैं, इसीलिए वो अपने साथ गुण लेके जाते हैं। मतलब तो हम बात करते हैं जीन्स की। जीन्स जो है ना वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इसलिए गुण जो है वो पेरेंट्स से अगले जनरेशन तक जाते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो जीन्स करैक्टर कैरी करते हैं। जब जीन्स अगले जनरेशन में चले गए तो वो गुण भी अगली जनरेशन में चले गए। इसका मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम मैंने क्या बोला? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और हर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जीन्स जिनको बोलते हैं। ये जीन्स करैक्टर कैरी करते हैं, और ये जीन्स करैक्टर अगली
ये वाला स्ट्रैंड अगली जनरेशन में जाएगा, तो इसके ऊपर जितने जीन्स होंगे, जो वाले कैरेक्टर वाले जीन होंगे, वो वाले कैरेक्टर जो है वो अगली जनरेशन में बच्चे में चले जाएंगे। ठीक है जी। अगर सपोज करो ये हमारा क्रोमोसोम के 2 स्ट्रैंड हैं, मदर ने एक स्ट्रैंड देना है, फादर ने एक स्ट्रैंड देना है। सपोज करो मदर के पास यहाँ पे जीन था टॉलनेस का और यहाँ पे जीन था ड्वार्फनेस का। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला पेयर होता है क्रोमोसोम का, और एक भी जो क्रोमोसोम है ना उसके भी 2 धागे होते हैं। एक क्रोमोसोम के 2 धागे हैं। जब बच्चे में भेजना है उसने क्रोमोसोम मदर ने या फादर ने, तो अपने दोनों धागे अलग अलग कर देने हैं उसने, और दोनों धागों के ऊपर जीन्स जो प्रेजेंट है, जो वाला जीन यहाँ पे होगा उसी करेक्टर वाला जीन यहाँ पे होगा। अगर हाइट वाला जीन यहाँ पे है तो हाइट वाला जीन ही यहाँ पे है। सेम हो सकता है, डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, मतलब बड़ी हाइट वाला और छोटी हाइट वाला हो सकता है, लेकिन होगा हाइट वाला ही जीन यहाँ पे और यहाँ पे भी। सपोज करो ये मदर के स्ट्रैंड है, दोनों मदर के क्रोमोसोम के स्ट्रैंड है, तो उसके पास एक धागे पे ऊपर लंबाई वाला हाइट वाला जीन है और दूसरे छोटी हाइट वाला जीन है। ठीक, पर उसने बच्चे को लंबी हाइट वाला जीन वाला स्ट्रैंड जो था वो भेज दिया। अब फादर के पास दोनों ही छोटी हाइट वाले हैं, तो फादर के पास तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसने छोटी हाइट वाला स्ट्रैंड भेज दिया। अब बच्चे के पास जो क्रोमोसोम बना वो कैसा बना, उसके एक स्ट्रैंड में बड़ी हाइट वाला जीन है, दूसरे स्ट्रैंड में छोटी हाइट वाला जीन है। तो क्या होगा, उसके कैरेक्टर जो है वो तो दोनों ही गए, लेकिन एक्सप्रेस कौन से होंगे, एक कैरेक्टर जो डोमिनेट करेगा। और ये याद रखना कि एक जो कैरेक्टर है, जैसे हाइट वाली कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, मतलब लंबी हाइट वाला डोमिनेट होता है कैरेक्टर, और छोटी हाइट वाला रिसेसिव होता है। इसलिए फादर ने चाहे छोटी हाइट वाला कैरेक्टर भेजा, लेकिन लंबी हाइट वाला कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए बच्चा जो है वो लंबा ही होगा। ठीक, ऐसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो इसके बेस पे हमारे पास 3 लॉज हैं। पहला लॉ है, ये सिर्फ समझने की बातें थी, ये आपके सिलेबस का नहीं है। लॉज इसके बेस पे समझ आएंगे ना, इसलिए मैंने ये इसको बोला। ये अगर समझ नहीं भी आया तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहती है कि बच्चे के गुण पूरे के पूरे उसके पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो हम कहते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ जैसा है, अपने पापा जैसा है, अपने दादू जैसा है। इसका मतलब कि ये लॉ कहता है कि बच्चा अपने गुण पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से लेता है, और इसीलिए बच्चा उनके साथ रिजेंबल भी करता है, उनके साथ गुणों में उसकी समानता भी आ जाती है। पहला गुण। दूसरा गुण है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन दोहराई। कई बार आपने देखा होगा कि ये दोहराई का नियम है, ये समानता का नियम है, ये दोहराई का नियम है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा, पेरेंट्स बड़े लंबी लंबी हाइट वाले दोनों ही, लेकिन बच्चा जो है उसकी हाइट छोटी है। बच्चे के गुण बिल्कुल ही उल्ट हो गए। पेरेंट्स बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं आपको दिखते, लेकिन जैसे मैंने रिक्शे वाले की एग्जांपल दी थी, और बच्चे के जो हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इंटेलिजेंसी वाले आ गए। तो असल में क्या होता है कि अगर तो वो पेरेंट्स से कैरेक्टर ले रहा है तो पेरेंट्स के साथ उसकी रिजेम्बलेंस आ जाएगी, लेकिन अगर वो गुण अपने एंसेस्टर से ले रहा है तो हो सकता है कि उसके कैरेक्टर जो उसने लिया है वो वाले जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स में तो रिसेसिव फॉर्म में थे, है ना, पर जब वो बच्चे के पास आए तो क्या हुआ कि दोनों गुण जो है ना रिसेसिव, जो वहां पे रिसेसिव फॉर्म में थे, पर बच्चे के पास वो आके वो एक्सप्रेसिव हो गए, है ना। दोनों गुण वो
जो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ना, पेरेंट्स में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, इंटेलिजेंसी वाले, तो लेकिन यहाँ पे आके वो एक्सप्रेस कर पाए क्योंकि दोनों स्ट्रैंड उनके मिल गए इंटेलिजेंसी वाले। हो सकता है कि फादर में लेस इंटेलिजेंसी वाला और इंटेलिजेंसी वाला दोनों करेक्टर हों, लेकिन लेस इंटेलिजेंसी वाला डोमिनेट कर गया और फादर लेस इंटेलिजेंट शो हो रहे हैं। इसी तरह मदर भी लेस इंटेलिजेंसी वाला हाई इंटेलिजेंसी वाला था, दोनों लेस इंटेलिजेंसी वाला डोमिनेट हो गया, तो दूसरा जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। लेकिन बच्चे के अंदर दोनों ने, फादर ने अपना स्ट्रैंड हाई ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाला भेज दिया, मदर ने भी भेज दिया, अब दोनों उसके पास हाई इंटेलिजेंसी वाले चले गए, तो बच्चा फिर क्या हो गया, हाईली इंटेलिजेंट हो गया, है ना। जैसे मदर से भी टॉलनेस के चले गए, फादर से भी टॉलनेस के चले गए, तो बच्चा टॉल हो गया। लेकिन फादर में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, एक था स्ट्रैंड, मदर में भी एक था, एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो इस वजह से रिग्रेशन का लॉ जो है वो लागू हो जाता है कि कई बार बच्चे में ट्रेट जो है वो पेरेंट्स से नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने लिए नहीं है हेरिडिटी के, उसने लिए तो हैं, लेकिन पेरेंट्स के पेरेंट्स से ले लिए होंगे, उनके भी पेरेंट्स से ले लिए होंगे, वो वाले जो ट्रेट हैं वो यहाँ पे आके रिपीट हो गए, बच्चे के अंदर रिपीट हो गए। समझ आ गई? तो दैट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का नियम, परिवर्तन का नियम, है ना। तो जो करेक्टर मदर के पास हैं, जब फादर के पास हैं, जब वो बच्चे में आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर उसको डिसाइड करते हैं। कई बार बच्चे में आके वो करेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स जिस जगह पे पड़े हुए हैं, कहाँ पे पड़े हैं, केंद्रक के अंदर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था केंद्रक के अंदर भी एक प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म है। वो जो जर्म प्लाज्म है उसके अंदर कई बार उसमें परिवर्तनशील होने की कैपेसिटी है, हमारे गुणों में भी परिवर्तन, जीन्स में भी परिवर्तनशील की कैपेसिटी है। तो वो कई बार म्यूटेटेड हो जाते हैं, कई बार उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, तो जिसके कारण बच्चे के कैरेक्टर्स में भी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ये हमारे पास हेरिडिटी के 3 लॉज हो गए। उसके बाद आने हैं प्रिंसिपल्स, उसकी अलग से वीडियो बनेगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया। और उसके बाद हमारा फिर होगा टॉपिक एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट का फैक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। और इसी बीच हमने टीचर को ये चीज़ें क्यों जाननी चाहिए, क्यों ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है, ये भी हमने इसी टॉपिक में पढ़ना है। एनवायरनमेंट के फैक्टर के बाद में फिर हमने रोल ऑफ टीचर्स, जहाँ टीचर को क्यों ये एजुकेशन का पार्ट क्यों होना चाहिए, हेरिडिटी और फैक्टर्स का इफ़ेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है डेवलपमेंट पे, वो भी हमने इस टॉपिक में कवर करना है। तो इसको रिवाइज ज़रूर करना। चैप्टर टफ नहीं कह सकते पर प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना और लर्न भी करना पड़ेगा इस चैप्टर को आपको। साइकोलॉजिस्ट के नाम, उसके बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको मतलब डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ओके, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।